वेलकम टू सुप्रकाश क्लासेस। दोस्तों, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है। आज इसका तीसरा क्लास है। इसमें आज 1 से n तक क्यूब संख्याओं का योगफल देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। इसका फार्मूला होता है, मतलब 1 से n तक का क्यूब संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। अब आइए इस फार्मूले पर आधारित सवाल देख लेते हैं। यहाँ 1 से 10 तक का क्यूब का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर n का मान 10 है, तो 1 से 10 तक क्यूब संख्याओं का योगफल हो जाएगा 10 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 से 10 काट देंगे, 5 आएगा। फिर 5 गुणे 11 का होल स्क्वायर, 11 बचे 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 25 और यहाँ पर 6 पंचे 30, 30 25 3025, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब का योगफल क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 से 4 तक का जो क्यूब है वो नहीं दिया है इसमें, तो इसके लिए सबसे पहले 1 से 10 तक का क्यूब संख्याओं का योगफल निकालेंगे। उसके बाद फिर 1 से 4 तक का क्यूब संख्याओं का योगफल निकालेंगे, उसको पूरे में से घटा देंगे, तब इतनी संख्याओं का योगफल आ जाएगा। क्योंकि फार्मूला 1 से n संख्याओं का बना है, इसलिए ऐसा होता है। तो सबसे पहले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब, इसका योगफल ऊपर निकाला गया है। इसका योगफल हो जाएगा 10 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल, तो यहाँ पर n का मान 4 है, तो 4 n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। तो इसका योगफल हो जाएगा, योगफल 1 से 10 तक का क्यूब संख्याओं का योगफल 3025 आया है, और 1 से 4 तक का क्यूब संख्याओं का योगफल 100 आया है। तो घटा देंगे इसमें से, तो आ जाएगा 2925। यहाँ पे घटा देंगे, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 उतर जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 हासिल लेके आएंगे, यहाँ बनेगा 10, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ पर 2, तो 2925 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब
डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब का योगफल दिया है पहले से ही 3025 हो, तो ज्ञात करना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब का मान ज्ञात करना है हमें। तो इस चीज़ ये जो दिया है इसको इस रूप में बना लेंगे तो ये सवाल हल हो जाएगी। तो उस रूप में बनाने के लिए यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब। अब यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है तो इसका मान रख देते हैं इसमें। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो और इसका योग दिया है 3025, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 5 8 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, उसके बाद यहाँ 2 उतर जाएगा, 8 3 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ संख्या 12 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगी, यह ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे इसको। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, मतलब 2 दूनी 4 3 12। उसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3 की घात 1। सबसे पहले हल करने के लिए इसको ऐसे सरलतम रूप में बना लेंगे घातों के रूप में। अब इसके सभी गुणनखंड क्या होंगे, तो सभी गुणनखंड सभी गुणनखंड के लिए जो घात रहेगी उसमें 1 जोड़ के उसके बाद जो दूसरी संख्या रहेगी उसमें उस घात में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। उसके बाद जो प्राप्त होगा वही टोटल गुणनखंड होगा। 3 × 2 6, मतलब 12 के टोटल 6 गुणनखंड होंगे। अब इसको देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। मतलब गुणनखंड वही होते हैं जो उस संख्या को विभाजित कर दें। जैसे 1 से हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है, इससे भी हो जाएगा, 4 3 12, इससे भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 का नाम 12। तो टोटल यहाँ पर 6 गुणनखंड होंगे। अब सम गुणनखंड क्या कितने होंगे, तो सम गुणनखंड पहले देख लेते हैं। सम को इवन फैक्टर भी कहते हैं, इवन फैक्टर या सम गुणनखंड। इवन फैक्टर इसके लिए पहले इसको सबसे पहले 2 की पावर 0, उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस टाइप लिख लेंगे। उसके बाद 3 को भी इसी तरीके से लिख लेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक। अब इवन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले सम वाली की पावर 0 वाला जो जितने भी रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो सम की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 0 इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 2 संख्या ये बची तो 2 हो गया। उसके बाद विषम वाले की पूरा लेंगे तो 1 और 2 संख्याएं हैं, टोटल 2 दूनी 4। तो इवन या सम गुणनखंड की संख्या 4 होगी।
विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड या ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर की संख्या ज्ञात करने के लिए विषम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर के लिए यहाँ पर जो सम की पावर 0 वाला लेंगे, सम की पावर 0 में 2 की पावर 0 है तो 1 ऐसी संख्या 1 है। उसके बाद यहाँ पर विषम वाली पूरी संख्या ली जाएगी, 2 बार है तो 2, टोटल विषम गुणनखंड 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 1 और 3 ये 2 विषम गुणनखंड हैं और सम में 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। ठीक, उसके बाद अब देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में जो संख्याएं न्यूनतम में रहती हैं उसकी जो पावर रहती है उसको जोड़ लेते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाती है। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 जोड़ लिए, 3 की पावर 1 है 1 जोड़ लिए, टोटल 3 अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसको दोबारा समझ लेते हैं। अगर संख्या दी है कोई तो उसको सबसे पहले उसके गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो घात के रूप में होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे। 12 को 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 लिखा गया। उसके बाद सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो घात है उसमें सभी में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 1 है इसमें 1 जोड़ा गया, इसको आपस में गुणा करने पर 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए, सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो सम संख्या है यानी 2 की पावर 0 वाला उसको छोड़ देंगे। उसके बाद इन दोनों को लिया जाएगा, उसके बाद इनको लिया जाएगा, फिर गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर सम वाला छोड़ देंगे, ये 2 सम संख्या ये सम है, यहाँ पर विषम को ही लिया जाएगा, ये लिया गया है और ये 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लग जाता है उसका मान 1 आता है तो इसको लिया गया, उसके बाद इसको लिया गया, 1 गुणे 2 इक्वल टू 2 आ गया। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए जो पावर रहती है उसको आपस में जोड़ लिया जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाती है। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको मिटाकर। संख्या 144 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणन और अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले 144 को सरलतम रूप में तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12, यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, फिर 4 गुणे 3, फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3, फिर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, ये हो इतना हो गया। उसके बाद अब इसका टोटल गुणनखंड ज्ञात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी सभी गुणनखंड 4 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 3 15 टोटल इसके गुणनखंड होंगे। उसके बाद अब देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। प्राइम फैक्टर यानी
इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड, इसके जो घातें हैं आपस में जुड़ जाती हैं, टोटल 6 इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। उसके बाद अब देख लेते हैं सम गुणनखंड की संख्या। सम यानी इवन फैक्टर। इवन फैक्टर के लिए इसको हमने बताया था 2 की पावर 0 से जितनी घात ऊपर लगी रहेगी वहाँ तक लिख लेंगे इसको। 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। उसके बाद 3 वाला 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। उसके बाद फिर इवन में 2 की पावर 0 वाला छोड़ देंगे, बाकी इन चारों को लिया जाएगा। ये 4 है। उसके बाद 1 2 3, या ये 3 संख्या है 3, तो इवन की हो जाएगी 4 3 12 इवन फैक्टर होंगे इसके। अब ऑड फैक्टर देख लेते हैं। ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड। विषम के लिए यहाँ पर सम संख्याओं वाली जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो विषम है उसको ले लिया गया 1। उसके बाद 1 2 3, ये 3 है, इनको ले लिया गया तो 3 आ गया। तो विषम गुणनखंड की संख्या 3 और इवन की 12, इन दोनों का योग 15 आ रहा है। अब यहाँ पर लिख देते हैं सभी गुणनखंड 15 और विषम सम की संख्या 12, ऑड की संख्या 3 विषम। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड 6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 की पावर 7, 21 के पावर 4 और 2 की घात 8 गुणे 5 की घात 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। 21 को तोड़ेंगे 3 और 7 में, 7 3 21, मतलब 3 गुणे 7 और इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4 रहेगा, गुणे 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 8। ठीक। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल जितनी घात है उसको जोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए टोटल जोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 + 4 + 4, उसके बाद 8, उसके बाद 8। टोटल जोड़ते हैं फिर 7 4 11, 4 15, 15 8 23, 23 8 31। टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी 31। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 7, 7 की इसके बाहर 4 रहेगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके पावर भी 4 हो जाता है और 7 की पावर भी 4 हो जाएगा। ठीक। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए यहाँ पर जितनी घात हैं आपस में जुड़ जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 180 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है कुल। तो कुल गुणनखंड के लिए सबसे पहले इसको न्यूनतम फॉर्म में तोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 90, फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 45, फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 9 5 45। फिर इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो यहाँ पर कुल गुणनखंड
कुल गुणनखंड 2 + 1 जो घात रहती है उसमें 1 जुड़ जाता है, गुणे 2 + 1, उसके बाद यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 गुणा कर देंगे, ये 3 और ये 2, 3 × 9 दूनी 18, टोटल गुणनखंड 18 होंगे। अगर इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया जाता तो क्या होता? अभाज्य गुणनखंड 2 + 2 + 1 यानी टोटल 5 अभाज्य गुणनखंड होते इसके। ठीक, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।